हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी फिर से लेकर के उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि आप लोगों की बेहद डिमांड यही थी कि मैम बाल विकास के प्रश्न लेकर आओ। तो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, बाल विकास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो स्टार्ट होते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। तो क्या पूछा है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग, अभिवृद्धि बोले तो ग्रोथ, तो ग्रोथ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप ये जान लें बच्चा, 3-4 प्रश्न इसी से संबंधित आते हैं और आप ये जान लें कि ग्रोथ क्या है और ग्रोथ क्या। मैं तो ये कहूँगी कि आप ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को ही जान लें तो आपको प्रश्न के उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। तो आप एक बार देख लें कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ मतलब वृद्धि। आप केवल वृद्धि को जान ले तो विकास को अपने आप ही जान जाएंगे कि वृद्धि ये है तो विकास ये है। सिंपल से मेरे तरीके से आप ऐसा देख लें कि जो वृद्धि होती है वो एक पक्षीय होती है। तो वो एक पक्ष कौन सा है? वो एक पक्ष है शारीरिक, मतलब वृद्धि केवल और केवल शारीरिक पक्ष को इंगित करती है। शारीरिक है तो मतलब इसका अपन क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, अर्थात माप तोल सकते हैं। ऐसे ही देखना, आप बहुत आसानी से उत्तर दे पाएंगे। माप तोल सकते हैं तो ये हमको प्रत्यक्ष रूप से, किसी की लंबाई बढ़ती है तो दिखाई देती ना, तो प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, दिखाई देती है। और ये कैसी होती है? ये परिमाणात्मक या फिर क्या कह सकते हैं, संख्यात्मक, परिमाणात्मक या संख्यात्मक होती है। अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, इंच में, पाउंड में माप सकते हैं। इसका संबंध शारीरिक संरचना में क्या, सुधार, इसका संबंध शारीरिक संरचना में सुधार से होता है। और क्या याद रखना है? और ये याद रखना है कि यह एकीकृत नहीं होती, क्योंकि अन्य पक्ष ही नहीं, अकेली है तो एकीकृत किससे होगी, एकीकृत नहीं होती है। और क्या याद रखना है, यह एक समय बाद रुक जाती है। कहते ना, बस अब हो गई तुम्हारी, जितना लंबाई बढ़नी थी उतनी बढ़ गई, यानी कि लगभग मध्य किशोरावस्था के बाद वृद्धि रुक जाती है। और यह अचेतन का हिस्सा होती है। अचेतन, क्योंकि ग्रोथ बिना किसी चेतन के भी बढ़ती जाती है एक समय तक, तो ध्यान रखेंगे यह अचेतन का हिस्सा होती है, अचेतन का हिस्सा होती है। और ये जो वृद्धि होती है, अब इतनी सारी जब हमने बातें देखी तो क्या देखा कि वृद्धि जो है, इसका जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, संकुचित होता है, संकुचित होता है। और एक बात और याद रख लें कि ये जो होती है ये कैसी होती है, रेखीय होती है, रेखीय होती है। ठीक है, तो अब आप जान जाएंगे कि ये अगर वृद्धि है तो फिर विकास क्या होगा। देखेंगे,
वृद्धि एक पक्षीय होती है तो विकास बहुपक्षीय होता है। वो एक पक्ष शारीरिक है तो विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक भी होता है। ये मापन योग्य है या मापन का विषय है तो विकास मूल्यांकन का विषय है। इसे माप तोल सकते हैं तो उसे माप तोल, विकास को माप तोल प्रत्यक्ष रूप से नहीं सकते या प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। वृद्धि परिमाणात्मक या संख्यात्मक यानी कि क्वांटिटी बेस होती है तो विकास कैसा होता है? विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। वृद्धि शारीरिक संरचना में सुधार से होता है। वृद्धि में जब शारीरिक संरचना में सुधार होता है तो हम कहेंगे वृद्धि हो रही है। जैसे हाथों का बढ़ना वृद्धि, लेकिन हाथों का, हड्डियों का मजबूत होना क्या? विकास। यह एकीकृत नहीं होती, अकेली होती है तो एकीकृत किससे होगी? जबकि विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक पक्षों का एकीकृत रूप होता है। यह एक समय बाद रुक जाती है जबकि विकास आजीवन चलता है। यह अचेतन का हिस्सा होती है जबकि विकास चेतन का हिस्सा होता है। वृद्धि का क्षेत्र संकुचित होता है तो विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। वृद्धि रेखीय होती है तो विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। समझ गए? तो ये मैंने आपको बताया वृद्धि के बारे में और साथ ही साथ थोड़ा सा ओरली मैंने आपको विकास के बारे में भी बता दिया। अब आपको प्रश्न का उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। देखिए क्या बोला कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। आ गया राइट आंसर? बिल्कुल, बालक के शारीरिक विकास के लिए, यही बताया ना। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक, ये तो गलत। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं सारे को, फिर देखेंगे क्या गलत और क्या सही। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक। वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है। वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक हैं। ये केवल और केवल पूछ रहे हैं कि सच क्या है। तो वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक नहीं। ऐसा तो हो सकता था कि वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक, ये बात क्या हो गई? गलत। वृद्धि भौतिक जबकि विकास मनोवैज्ञानिक, हाँ ये बात ठीक है। वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक नहीं, वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक, तो ये बात भी क्या हो गई? गलत। वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है, नहीं ये बात भी गलत हो गई। तो क्या याद रखना है कि वृद्धि भौतिक होती है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक होता है। देखो उस वहाँ पर समझने से हमको यहाँ पे आसानी हो रही है ना, तो इसलिए मैं बार बार यही बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कितने सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं कि गलत बात कौन सी है वृद्धि के संबंध में? सही नहीं है। सही नहीं है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि विकास का एक चरण है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करती है। वृद्धि में गुणात्मक व परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। क्या पूछा? क्या सही नहीं है? वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बात तो सही है। बिल्कुल नहीं है जीवन पर्यंत चलने वाली, तो ये बात तो सही हो गई। यहाँ पूछ क्या रहा है? सही नहीं है। तो वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं है। वृद्धि विकास का ही एक चरण है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। विकास में वृद्धि एक भाग है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करती है, ये बात भी अभी अभी हम पढ़कर आए हैं ऊपर कि केवल शारीरिक पक्ष को दिखाती है। वृद्धि में गुणात्मक व परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है, ये बात गलत है और ये गलत ही पूछा है हमसे। बिल्कुल सही बात है ये कि
नहीं, ये बात गलत है कि वृद्धि में गुणात्मक व परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। नहीं, वृद्धि में परिमाणात्मक केवल और केवल परिमाणात्मक पक्ष को अभिव्यक्त करती है, ना कि गुणात्मक पक्ष को। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि में गुणात्मक व परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत बात पूछी जा रही है, गलत है। यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है विकास और आजीवन चलता है। यह परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है। बिल्कुल, अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण, अधिक अनुभव, ये सब बातें किस में आती है, विकास में। तो ये बात भी ठीक है। यह सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। हरलॉक महोदय ने भी कहा था। किसने कहा था ये बात भी? हरलॉक महोदय ने कहा था कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, गर्भावस्था से लेकर आजीवन चलता है। तो ये बात भी सही है। यह परिपक्व अवस्था तक चलता है, ये बात गलत हो गई। और क्या पूछी है? गलत ही बात पूछी है। यह परिपक्वता तक चलता है, नहीं, विकास आजीवन चलता है। तो ये बात क्या हो जाएगी, विकास के संबंध में गलत, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा सूत्र सही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है और आ भी सकता है। विकास, डेवलपमेंट जो होता है किसका परिणाम है? प्लस को तो आप भूल ही जाना। जहाँ पर भी गुणा मिले तो योगफल नहीं होता है, भागफल नहीं होता है, गुणनफल होता है। और गुणनफल होता है किसका? देखिए, या तो प्लस कर दिया तो प्लस तो जहाँ पर भी आ जाए ना बच्चों, आप गलत ही कर देना। गुणा आता है और उसमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे गुणा प्लस वाली बात आ गई तो ये नहीं होगा। यहाँ पर भी प्लस की बात आ गई तो नहीं होगा, और यहाँ पर भी प्लस की बात आ गई तो गुणा तो एक में ही बचा है। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि विकास बराबर क्या? परिपक्वता गुणा अधिगम, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो क्या सूत्र सही यही है कि डेवलपमेंट में क्या होता है कि मैच्योरिटी होती है, और मैच्योरिटी इनटू क्या होता है? लर्निंग होती है। जिसको अपन कई बार ऐसे भी पढ़ते हैं ना कि पर्सन जो होता है उसमें पूरी तरीके से क्या होता है कि वृद्धि और विकास का सम्मिलित रूप होता है। तो वो क्या होता है? वो यही होता है कि H गुणा E, P बराबर पर्सनैलिटी का सूत्र में पढ़ते हैं ना, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ डेवलपमेंट की पूछ रहे हैं, विकास की पूछ रहे हैं, तो D बराबर M गुणा L, यानी कि परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर क्या होता है? विकास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? यानी विकास के बारे में सही बात पूछ रहे हैं। विकास के बारे में क्या पूछ रहे हैं? सही बात पूछ रहे हैं। विकास आनुवांशिकी का परिणाम है। केवल आनुवांशिकी का थोड़ी, वातावरण का भी तो परिणाम होता है, दोनों की अंतःक्रिया से होता है। विकास यादृच्छिक परिणाम है। विकास एक संचयी परिणाम है। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक हैं। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा क्या? विकास क्या होता है? संचयी प्रक्रिया है, क्योंकि पिछले अनुभवों को संचय करते हुए आगे बढ़ता है। तो ये क्या कहलाएगा? विकास संचयी है। और संचय का मतलब क्या होता है? एक तरीके से संचय का मतलब होता है जोड़ना। तो आप अपने पिछली अवस्थाओं के अनुभवों को जोड़ते हुए आगे जाते हो। तो याद रखें, विकास क्या है? संचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट, ये पेन थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटा हो रहा है, मैं इसको थोड़ा बारीक कर दूँ। इससे थोड़ा ये हो गया। चलिए अब देखते हैं। हाँ, ये ज़्यादा ही बारीक हो गया थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। बालक के
विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? बालक के विकास की प्रकृति, डेवलपमेंट की नेचर क्या होती है, ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा कथन उपयुक्त है। तो देखेंगे, सभी बालकों का विकास समान दर गति से होता है। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। विकास आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। क्या क्या पूछा कि विकास के संबंध में उपयुक्त बात पूछ रहे हैं, तो सभी बालकों का विकास समान दर से होता है? नहीं, गलत बात। सभी अलग अलग दर से होता है सभी का। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं? नहीं, गलत बात। विकास विशिष्ट से सामान्य? नहीं, विकास तो कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास का सिद्धांत में पढ़ते हैं ना हम, सामान्य से विशिष्ट। शुरुआत में एक बालक के लिए सभी चीज़ क्या होती है? सामान्य, और बाद में क्या हो जाती है? विशिष्ट, स्पेशल। जैसे सभी महिलाएं माँ और सभी पुरुषों को क्या बोलता है? पापा, लेकिन बाद में माँ विशेषी माँ और पापा विशेषी, तो ये बात भी क्या हो जाएगी? गलत। ये बात एकदम सही है कि विकास जो होता है आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। जो आपका डेवलपमेंट है, ये बात अभी पीछे जो करके आए वो अधिगम के साथ थी। तो डेवलपमेंट बराबर क्या? एच, हेरिडिटी आनुवंशिकी इनटू एनवायरनमेंट। आपका जो भी डेवलपमेंट होता है वो आपका एच और ई का क्या होता है? गुणनफल होता है। ये बात आगे चल के प्रकृति और पोषण में भी समझेंगे। और ये बात का समर्थन करने वाले कौन थे? वुडवर्थ। तो ध्यान रखेंगे, ये कई बार सूत्र भी पूछा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्न में से किस क्रम का अनुसरण करता है? विकास कैसे होता है? बाहर से भीतर? नहीं, भीतर से बाहर तो हो सकता है, लेकिन ये बात तो गलत। एक पार्श्वीय? नहीं, बहुपार्श्वीय होता है। विशिष्ट से सामान्य? नहीं, सामान्य से विशिष्ट होता है। शीर्ष पादीय या अपादीय? बिल्कुल याद करिए, यही होता है विकास। शीर्ष पादीय का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सिर से पैर की ओर। और क्या कहना चाहते हैं? और कहना चाहते हैं ये सिफेलाकोडल। और क्या कहना चाहते हैं? और कहना चाहते हैं सिर, पुच्छे। और क्या कहना चाहते हैं? और कहना चाहते हैं शीर्षगामी। ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर इन्होंने शीर्ष पादीय लिख दिया, लेकिन दोबारा जो प्रश्न बनेगा तो जरूरी नहीं है बेटा कि यही बात पूछे। वो इससे संबंधित दूसरा शब्द भी दे सकते हैं। तो आपको इनमें से ये सारी ही बातें आपको याद रखनी है। और भी आप इसे एक बात और, एक नाम और दे सकते हैं, मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। कोद्मुखी सिद्धांत। तो देखिए, विकास किस प्रतिमान का? कि सबसे पहले बालक के सिर का विकास होता है और सबसे लास्ट में पैरों का। जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहले बालक सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर गर्दन पर, फिर कंधों पर, फिर बाजुओं पर, फिर धड़ पर, और सबसे लास्ट में पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है। इसे बोलते हैं शीर्ष पादीय या अपादीय या सिर से पैर की ओर, सिफेलाकोडल, सिरपुच्छे, शीर्षगामी या मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। ध्यान रखेंगे, शब्द बदल कर आ सकते हैं। यहाँ शीर्ष पादीय की जगह हो सकता है, अभी तो इन्होंने शीर्ष पादीय लिख दिया। प्रश्न जब दोबारा आएगा तो शीर्षगामी लिख सकते हैं, मस्तकोद्मुखी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें वो। आपको तो कंप्लीट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार से होता है? निकट दूर, निकट से दूर की ओर। तो कैसे होता है? केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, नीचे से ऊपर की ओर।
तो देखिए, जब हम दिशा का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें हम, अभी मैं आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगी, लेकिन अभी देखेंगे कि निकट दूर, नज़दीक से दूर की ओर, जिसे समीपा दूर अभिमुख कहते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि विकास जो होता है दो तरीके से होता है, एक तो सिर से पैर की ओर और एक होता है निकट से दूर की ओर। तो देखिए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो विकास ऊपर से नीचे की ओर नहीं, दोनों ओर बराबर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर नहीं, विकास होता है केंद्र से सिरों की ओर। कुछ इस तरीके से देखो, ये हो गया केंद्र, केंद्र से ये हो गए सिरे, केंद्र से सिरों की ओर या छोरों की ओर, निकट से दूर की ओर, ये निकट, ये दूर की ओर, समीप से दूर की ओर, क्या बोल दिए, समीप दूराभिमुख, अर्थात ये इसे अधोगामी क्या बोल सकते हैं, एक शब्द और आ सकता है यहाँ पर, अधोगामी, केंद्र से सिरों की ओर या अधोगामी। यहाँ पर क्या होगा, पहले अपने वक्षस्थल या रीढ़ की हड्डी सुषुम्ना का विकास होता है और उसके बाद बाहरी अंगों का विकास होता है, इसलिए इसे केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से छोरों की ओर, और क्या कह सकते हैं, केंद्र से सिरों की ओर और अधोगामी सिद्धांत कह सकते हैं। तो ये विकास जो दिशा होती है वो दो रूप में इन्होंने दिखाई, एक को बोल दिया और एक नाम और दे सकते हो, इसे कह सकते हैं इसे कहेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल, और इसे क्या बोला था हमने, इसको बोला था हमने सिफेलाकोडल, सिरसी। जब सिर से पैरों की ओर हो रहा है, शीर्षगामी हो रहा है, तो उसे बोलेंगे सिफेलाकोडल, और जब केंद्र से सिरों की ओर हो रहा है तो इसे बोलेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल या अधोगामी। ये बिल्कुल विकास ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, एक बालक जो कि शारीरिक रूप से कमजोर है में सामयिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास भी निम्न स्तरीय है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। एक बालक शरीर से कमजोर है तो आप ये मानिए वो दिमाग से भी कमजोर, संवेगों से भी कमजोर और सामाजिक, अर्थात ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका, क्योंकि अरस्तु की बात याद है ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर ठीक है तो आपका क्या, मन भी ठीक होगा, आपके संवेग भी ठीक होंगे और आपके सामाजिक संबंध भी अच्छे होंगे। यह उदाहरण किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। ये सामान्य सिद्धांतों में से बातें पूछी जा रही है, तो यह सिद्धांत क्या कहलाएगा, यह सिद्धांत अपना कहलाएगा अंतर संबंधता का सिद्धांत, या जिसे बोलते हैं इंटर रिलेटेड थ्योरी। एक विकास अच्छा होगा तो दूसरा विकास भी अच्छा होगा, दूसरा विकास अच्छा होगा तो तीसरा भी होगा, तीसरा अच्छा होगा तो चौथा भी होगा, अर्थात आपके चहुमुखी विकास अच्छे हो जाएंगे। समझ गए। तो ये कहलाती है अपनी क्या, इंटर रिलेटेड थ्योरी, अर्थात विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, प्रश्न बेटा ज़्यादा है और बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट तो नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ मैं इतना नहीं बोलूँगी, जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ बताना चाहिए वहीं पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँगी। विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन आप याद रखेंगे, विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हेविंगहर्ट्स ने, और हेविंगहर्ट्स ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, 5 अवस्थाएं बताई थी। एरिक्सन ने कितनी बताई थी, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था और उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। कोहलबर्ग ने क्या, नैतिक विकास दिया था और नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी।
गैसल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? गैसल ने परिपक्वता का सिद्धांत दिया था, लेकिन विकासात्मक कार्य सिद्धांत किसने दिया था? हेविंगहर्स ने दिया था। गैसल ने कौन सा सिद्धांत दिया? गैसल ने दिया था परिपक्वता का। एरिक्सन ने कौन सा दिया था? एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग ने क्या दिया था? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो हेविंगहर्स ने विकासात्मक कार्य का सिद्धांत दिया था। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 5। आपसे इस तरीके से ना पूछ करके पूछ ले कि हेविंगहर्स ने विकासात्मक कार्य सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 5 अवस्थाएं। नेक्स्ट, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह बात, ये परिभाषाओं से संबंधित सवाल है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा हरलॉक। मैडम हरलॉक महिला है, ये पुरुष मत समझ लेना, नाम थोड़ा ऐसा लग रहा है, श्रीमती हरलॉक कि ये परिभाषा ऐसी ही एक परिभाषा और है बेटा, कंफ्यूज मत होना, मैं यहीं पर बता रही हूँ। सेम ऐसी ही बातें आएंगी। विकास में नवीन विशेषताएं तथा यहाँ योग्यताओं की जगह एक नया शब्द आएगा और राइटर भी बदल जाएगा। तो देखिए, विकास नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। योग्यताएं मैं ऐसा मानती हूँ ऊपर वाला हरलॉक, जो हरलोक में रहते हैं वही हमारे अंदर क्या देते हैं? योग्यताएं। लेकिन अगर सवाल ऐसा आ जाए कि नवीन विशेषताएं व क्षमताएं, अगर क्षमताएं शब्द आ गया तब इसका जो राइटर होगा वो बदल जाएगा। और क्षमताएं तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, अपने अंदर पर कर सकते हैं। और इस बात को कहने वाले कौन हैं? गैसल। जो बालकों को पता है कि गैसल क्यों है, मुझे रिप्लाई ज़रूर करें कि क्यों आई क्षमताएं। जिनको जानकारी ऑफलाइन में जिन्होंने पढ़ रखा है तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको याद है, लेकिन अभी आप ये समझें कि योग्यताएं आती है तो हरलॉक ऊपर वाला देता है योग्यताएं, और क्षमताएं आएगी तो गैसल आएगा। सेम वर्ड होंगे, क्षमताएं आएंगी तो गैसल, लेकिन गैसल क्यों आएगा ये आप मुझे रिप्लाई करेंगे अगर आप इसे देख रहे हैं तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? हरलॉक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास की गर्भावस्था के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? गर्भावस्था के सही क्रम को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, भ्रूणावस्था, बीजावस्था, गर्भ शिशु अवस्था, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भ शिशु अवस्था, बीजावस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था, भ्रूणावस्था, गर्भ शिशु अवस्था, बीजावस्था। कौन सा सही प्रकट कर रहा है? तो आपको पता है ना, गर्भावस्था की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? गर्भावस्था में कुल जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं? 3। आप थोड़ा सा जान लें, यहाँ पर जगह भी है और मैं आपको बता देती हूँ। ये गर्भावस्था का जो एक निर्धारित समय होता है वो होता है 280 दिन या 9 माह 10 दिन। 9 माह 10 दिन, या फिर आप कह सकते हैं 40 सप्ताह। इस गर्भावस्था के जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं? 3 चरण। कितने? 3। कौन कौन से? यानी 280 दिन तक 3 चरणों में कंप्लीट गर्भावस्था होती है। तो 3 चरण आप देख लें एक बार, मैं यहाँ पर ही बता देती हूँ। पहला जो चरण होता है वो कौन सा होता है? जैसे शुरुआत में क्या होता है, किसी भी, आप मेरे अकॉर्डिंग ही इसे थोड़ा सा देखें। मैं का मतलब मेरा यहाँ ये नहीं है बेटा कि मैं अपने अकॉर्डिंग आपको अहम ब्रह्मास्मि शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात कर रही हूँ, नहीं, मैं अपने अनुभव की बात कर रही हूँ कि आप मेरे अनुसार देखेंगे। मेरे का मतलब यहाँ अहम वाला मेरा नहीं, थोड़ा सा मेरे अनुसार देख लेंगे तो आप क्या उस बात को थोड़ा सा वैसा समझना शुरू कर देंगे। और मैं देखती हूँ जब मेरी ऑफलाइन क्लासेज होती हैं उनमें बच्चे यही बोलते हैं कि मैम आप
थोड़ा सा ऐसे बताते हो ना तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब अब एक यही सीधा सा तरीका है कि आप याद कर लो, रट लो जो भी होगा, लेकिन मुझे पता है याद करोगे, रटोगे, भूल जाओगे, समझ लोगे, आपको याद रह जाएगा। तो जैसे मैं ऐसा मानती हूँ कि सबसे पहले किसी भी चीज़ का अपन क्या करते हैं, बीजारोपण करते हैं। किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, बीजारोपण। क्या करते हैं, बीजारोपण। शुरुआत में धरती में बीज भी बोते हैं ना, तो वही बात है, यह उसका बीज का क्या करते हैं, रोपण। तो इसे क्या बोलते हैं, बीजावस्था। क्या बोलते हैं, बीजावस्था। इसका एक नाम और है, मैंने कहा ना बीजारोपण, तो आप क्या कह सकते हैं, रोपण अवस्था। या फिर इसका एक नाम और है, और वो नाम क्या है, डिंबावस्था। डिंबावस्था एक नाम हो गया। समय इसका 0 से 2 सप्ताह तक रहता है। दूसरा थोड़ा सा और जान लें यहाँ पर आप, बीजावस्था, रोपण अवस्था, डिंबावस्था। समय क्या होगा कि इस अवधि का अगर वो समय पूछ ले तो जो समय होगा वो होगा जिस दिन गर्भ धारण होगा उस दिन से लेकर के 2 सप्ताह तक। 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह का जो गर्भ में एक बीज है या एक अंडा है, ये मान के चलो, एक क्या बनती है यहाँ पर, अंडे नुमा एक आकृति बनती है। अंडे नुमा एक आकृति बनती है। इस आकृति को क्या बोलेंगे, इस आकृति को कहते हैं युक्ता। तो बीजावस्था या रोपण अवस्था में अंडे नुमा जो आकृति बनती है गर्भ में, उसका नाम क्या, युक्ता। इस युक्ता को जो पोषण मिलेगा, इस युक्ता को जो पोषण मिलेगा वो मिलेगा योंक नामक पदार्थ से। योंक नामक पदार्थ से। तो पहली अवस्था का नाम क्या हो गया, बीजावस्था, रोपण अवस्था या डिंबावस्था। अब आता है हमारा दूसरा। दूसरा जो है उसे कहेंगे भ्रूणावस्था, या फिर इसे कहेंगे पिंडावस्था। क्या बोलेंगे, पिंडावस्था। वो था डिंबावस्था। आप कहेंगे कि मैम ये हमको समझ में नहीं आएगा, डिंबा पिंडा क्या है, हिंदी वाले नाम तो बेटा आप इतनी अंग्रेजी जानते हैं, पहले डी आता है और फिर पी, तो पहले चरण में डिंबा और दूसरे चरण में पिंडा। इसका जो समय होता है वो आता है 2 सप्ताह के अंत से 2 माह तक। 2 माह तक। यहाँ पर 3 चरणों से गुजरता है। ये सर्वाधिक जो विकास होता है ना वो यहीं पर होता है, और जो 3 परत बनती है, एक को बोलते हैं एक्टोडर्म, एक को बोलेंगे मीसोडर्म, और एक को बोलेंगे एंडोडर्म। एंडोडर्म। इसमें बाल, नाखून और त्वचा का विकास होता है, इसमें मांसपेशियों का विकास होता है, और इसमें समस्त हड्डियों वगैरह का विकास होता है। तीसरा जो आता है इसे कहते हैं गर्भस्थ शिशु अवस्था। गर्भस्थ शिशु अवस्था। ये आपका 2 माह के अंत से, ये जो आपका होगा ये होगा 2 माह के अंत से 9 माह 10 दिन या जन्म तक, या फिर जन्म तक। तो हमारे पास क्या आया, क्या पूछा था यहाँ पे, चरण पूछा था। तो अब आप ये तो कर ही नहीं सकते कि आराम से अब आपको पता चल जाएगा कि मैम भ्रूणावस्था तो शुरुआत में आ ही नहीं सकती, तो इसको तो हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पर भी भ्रूणावस्था है तो इसको भी कट कर देते हैं। अब बात आती है कि दोनों में बीजावस्था है, तो बीजावस्था ठीक है।
अब इसने तो तीसरा चरण दे दिया ये गर्भस्थ शिशु अवस्था, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही हमारा है बीजावस्था। फिर उसके बाद देखो बीजावस्था, और दूसरे नंबर पर क्या आया था, भ्रूणावस्था, तो ये हो गई भ्रूणावस्था, और तीसरे नंबर पर गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व के विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व की आपके संपूर्ण विकास की आधारशिला जो होती है वो कौन से उसमें रखी जाएगी, कौन सी अवस्था में रखी जाएगी, तो कौन सी अवस्था में रखी जाएगी, बिल्कुल विकास की आधारशिला जो रखी जाती है, संपूर्ण विकास की आधारशिला किस कौन सी अवस्था में, शैशव अवस्था। कौन सी अवस्था में रखी जाएगी, शैशव अवस्था। यहाँ पर याद रखें, हमने स्ट्रैंग नामक जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने एक बहुत सुंदर परिभाषा बोली थी, और क्या बोली थी देखेंगे। स्ट्रैंग ने क्या कहा, स्ट्रैंग ने क्या कहा कि प्रथम 2 वर्षों में, क्या कहा कि प्रथम 2 वर्षों में, प्रथम 2 वर्ष किस में आ गए, शैशवावस्था, इन्फेंसी एज। प्रथम 2 वर्षों में शिशु अपने जीवन की, प्रथम 2 वर्षों में शिशु अपने जीवन की आधारशिला रखता है, आधारशिला रखता है। प्रथम 2 वर्षों में शिशु अपने, तो देखो आपको एक साथ 2 बातें पता चल गई कि व्यक्तित्व के विकास की मूल आधारशिला शुरुआत है। फ्रायड ने भी कहा था ना कि बालक को जो कुछ बनना होता है 4-5 वर्षों में बन जाता है, यानी शुरुआत में। ड्राइडेन ने भी कहा था कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करती है। तो ये जो शुरुआत की शैशवावस्था है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आपको एक साथ 2 बातें पता चल गई कि आधारशिला कौन सी अवस्था में, शैशवावस्था में, और शैशवावस्था के बारे में यहीं पर शुरुआत में स्ट्रैंग ने भी ये बात की, जीवन की क्या रखता है, आधारशिला। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा शैशवावस्था। नेक्स्ट, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था का जो समय होता है वो सामान्यतः 0 से 2 वर्ष या 0 से 5 या 6 वर्ष माना जाता है। तो लगभग बालक 5 या 6 वर्ष का है तो वो क्या नहीं करेगा, देखिए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बिल्कुल उसमें तीव्रता होती है, सीखने की, हर चीज़ को सीखना चाहता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति बिल्कुल होती है उसमें, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बिल्कुल वो जैसा बड़ों को करते हुए देखता है वो वैसा ही करता है, अनुकरण की प्रवृत्ति। चिंतन प्रक्रिया, थिंकिंग नहीं, शैशवावस्था के बालक में थिंकिंग नहीं होती है, चिंतन नहीं होता है। और यहाँ यही पूछा है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है क्या, चिंतन प्रक्रिया। तो राइट आंसर आ जाएगा चिंतन प्रक्रिया। नेक्स्ट, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म, जिसको क्या बोला, स्वप्रेम, ये नार्सिसिज्म जो नाम दिया था ना, ये दिया था फ्रायड ने, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेम। स्वयं खुद से बालक प्रेम करता है, अपने आप से बहुत अधिक प्रेम करता है का गुण अत्यंत प्रबल होता है, खुद से प्रेम करने का गुण अत्यंत प्रबल होता है। तो ये जो प्रबल होता है ये भी खुद से बच्चा अपने आप को, देखा होगा ना आपने, कहीं छोटा बालक है और कहीं शीशा सामने है तो बार बार अपने आप को क्या करेगा, शीशे में निहारेगा। जिस तरीके से ये भी होते ना चिड़िया वगैरह, शीशे में बार बार चोंच मारती है ना। तो ध्यान रखना कि, और बालक अगर शीशा हो तो बार बार उसके थप 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 ऐसे करता रहता है ना। तो शैशवावस्था में बालक के अंदर नार्सिसिज्म सर्वाधिक पाया जाता है। और अगर देखिए, क्योंकि शैशवावस्था किशोर अवस्था का पुनरावृत्ति काल है, रॉस ने बोली थी ये बात, तो हमें याद रखना है कि अगर आपके मन में ये जिज्ञासा है कि मैम कहीं कहीं पर हमने किशोर अवस्था भी देखी है, तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपका जो राइट आंसर होगा वो शैशवावस्था होगा। अगर शैशवावस्था ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका
राइट आंसर क्या आ जाएगा? किशोर अवस्था। चूँकि यहाँ पर शैशवावस्था ऑप्शन में है तो हमारी प्राथमिकता किसे रहेगी? शैशवावस्था। कि जहाँ पर भी नार्सिसिज्म की बात आ जाए, स्वयं प्रेम की बात आ जाए, तो वहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा शैशवावस्था। लेकिन शैशवावस्था अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या आ जाएगा? किशोरावस्था। ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? ग्रोथ जो होती है, सर्वाधिक जो ग्रोथ होती है वो हमारी कौन से काल में होती है? शैशव काल में। और कम से कम प्रथम 3 वर्षों में तो सर्वाधिक होती है। प्रथम 3 वर्षों में कैसी? सर्वाधिक। कभी कभी प्रश्न पूछ ले, मैं इसलिए यहाँ पर ये कर रही हूँ कि ये पूछ ले कि शैशवावस्था ठीक है, लेकिन शैशवावस्था में भी उसने पूछ ली कि प्रथम 3 वर्षों में या प्रथम 5 वर्षों में, जो भी है, तो आप ध्यान रखेंगे शैशवावस्था में सर्वाधिक तीव्र होती है और वो भी प्रथम 3 वर्षों में। नेक्स्ट, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? अनोखा। तो अनोखा काल की जब बात करते हैं तो मैं तो अक्सर ही एक बात बोलती हूँ कि क्या करना है? ब्रश पर, चाहे आज के समय में कितनी सारी आपके सामने पेस्ट आ गई है, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, ये वो, लेकिन आज भी अगर दांतों पर अब अनोखी चमक लानी है, क्या कह दोगे? दांतों पर क्या लानी है? अनोखी चमक लानी है तो ब्रुश पर क्या लगाना है? कोलगेट लगाना है। और दांतों की जो चमक आती है, जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो आप मुस्कुराते हैं वो कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। ये परिभाषा भी है कॉल और ब्रुश की कि बाल्य अवस्था को जीवन का या संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। किसने? अनोखी। ये याद रखना 2 तरीके से बात को, कि कॉल व ब्रश, ब्रश पर कोलगेट ही लगाएंगे तो दांतों में क्या आ जाएगी? अनोखी चमक आ जाएगी। ऐसा याद रख लेंगे बाल्यावस्था। नेक्स्ट, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल माना है। आपको लगता है कि सारे के सारे ऑप्शंस लगते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, पढ़े हुए हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं देखना है। आपको एग्जैक्ट परिभाषा पढ़ते पढ़ते ही आपको ये याद रखना है कि ये तो ये। देखिए, किलपैट्रिक, बेंथम, रॉस, कोलवे-ब्रुश। देखो, बाल्यावस्था को मिथ्या, मिथ्या का मतलब क्या होता है? मिथ्या का मतलब होता है झूठ। अब आप झूठ बोलोगे तो मैं यही तो बोलूँगी ना कि देखो तुम झूठ मत बोलो, मुझे रोष मत दिलाओ। मुझे रोष, रोष बोले तो गुस्सा, रोष आता है ना, जब कोई इंसान झूठ बोल रहा हो तो रोष आता है। तो मिथ्या का मतलब होता है झूठ, और झूठ जब बोलोगे तो रोष आता है। क्या आता है? रोष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोष। नेक्स्ट, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को क्या कहा? खाली स्लेट। खाली स्लेट, या फिर आप क्या कह सकते हैं? कोरा कागज। क्या कह दिया? कोरा कागज। या फिर एक शब्द और बोल सकते हैं, तबूला रास। शुरुआत में शिशु का दिमाग बिल्कुल कोरा कागज या खाली स्लेट होता है और वो क्या संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही सीखता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि खाली स्लेट, कोरा कागज या तबूला रास किसने बोला? ये बोला जॉन लॉक ने। किसने बोला? जॉन लॉक ने, कि इसको क्या कर दें? लॉक कर दो कि ये बिल्कुल क्या है? कोरा है, खाली है। खाली चीज़ को क्या कर दो? लॉक कर दो। नेक्स्ट, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? इसको क्या पढ़ेंगे? पिता के रूप में जाना जाता है। तो किशोर मनोविज्ञान, किशोरों पर सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया था, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। किशोरों पर वैज्ञानिक या प्रामाणिक अध्ययन जो किया था,
अध्ययन किसने किया? स्टैनले हॉल ने। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका। तो स्टैनले हॉल को किशोर अवस्था का क्या कहते हैं? जनक। आपका उत्तर तो आ ही गया होगा। किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में कौन? स्टैनले हॉल। नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ ऐसे कर देती हूँ कि जिससे आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन है। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक, किशोर अवस्था के भी, और ध्यान रखना बाल अध्ययन आंदोलन के जनक भी कौन हैं? स्टैनले हॉल। किशोर अवस्था और बाल अध्ययन आंदोलन के जनक, इन्होंने अमेरिका में ही 2 समितियां बनाई थी, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। तो इसके भी कौन है? स्टैनले हॉल। नेक्स्ट, विकास के किस चरण में नायक पूजा, हीरो वर्शिप, या फिर इसे आप एक शब्द और कह सकते हैं वीर पूजा, वीर पूजा की प्रवृत्ति प्राचुर्य कहा जाता है? बहुत अधिक नायक पूजा या वीर पूजा या हीरो वर्शिप की जो ये मिलती है मात्रा, ये प्रवृत्ति जो मिलती है वो कौन सी अवस्था में सर्वाधिक? अब इन्होंने क्या उत्तरों को क्या कर दिया है? कहीं प्रारंभिक उत्तर, प्रारंभिक उत्तर। सामान्यतः हम अगर बात करें, केवल ये सवाल ऐसे होता कि किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था या प्रौढ़ावस्था, तो हमारा उत्तर आ जाता किशोर अवस्था। मैं तो फैन सलमान खान का, है ना। तो इस तरीके से अपने आदर्श को जब आप उसका अनुसरण करने लगते हो, किसी को आप आदर्श मान लेते हो, अपना आइडियल मान लेते हो ना, फिर आप उसके जैसा ही बन जाते हो। कई बार देखा है ना, कई लड़कों को फिरोजी कलर का क्या पहनते हैं? ब्रासलेट पहनते हैं। आप समझ जाना कौन है उनका आदर्श? सलमान खान। गजनी फिल्म आई तो लोगों ने बीच सर में से कटिंग करवा ली थी। आदर्श कौन था उनका? आमिर खान। तो इस तरीके से जो बालक होते हैं वो अपने किसी को भी अपना आइडियल मान लेते हैं और फिर उनके गुण दोषों को अपना लेते हैं और उनको लगता है कि हम वैसे के वैसे बन गए। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हीरो वर्शिप। बहुत सारे लड़के आपने देखे होंगे बजरंग बली के भक्त, और लड़कियां दुर्गा माता की। क्या यही है हीरो वर्शिप? आपने उसको अपना आइडियल मान लिया और आप उसके अनुसार अपने आप को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है कि ये तो समझ में आ गया कि किशोर अवस्था में होती है ये सब चीज़ें, लेकिन अब यहाँ पर प्रारंभिक, चलो बाल्यावस्था को तो हम काट देते हैं, यहाँ पर कैंसिल ही कर देते हैं। अब बात आती है, ये भी हम कैंसिल कर देते हैं। अब बात आती है कि प्रारंभिक किशोर अवस्था या उत्तर किशोर अवस्था। प्रारंभिक या शुरुआत में, किशोर अवस्था की शुरुआत में ये चीज़ें ज़्यादा आती है या बाद में? तो ध्यान रखना, शुरुआत में ज़्यादा आती है, बाद में बालक में थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है, वो उतना नहीं करता है। शुरुआत में हीरो वर्शिप की भावना सामान्यतः किशोर अवस्था, लेकिन प्रारंभिक और उत्तर में अगर ये पूछना चाहें तो आप ध्यान रखना कि प्रारंभिक किशोर अवस्था में हीरो वर्शिप की भावना ज़्यादा आती है। नेक्स्ट, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। अर्थात ये पूछना चाह रहे हैं कि किशोर अडल्ट जो होते हैं वो, उनके अंदर जो मानसिक विकास होगा वो कौन सा सही क्रम है। इसमें क्या करते हैं ये लोग कि कोई एक जो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो एक बात है वो किसी अन्य अवस्था की डाल देंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा यहाँ पर जिसमें सारी की सारी बातें पूर्णतः किशोर अवस्था से संबंधित होगी। तो देखते हैं, तार्किकता होती है बिल्कुल किशोरों में, अमूर्त चिंतन भी होता है किशोरों में, निर्णय शक्ति भी होती है किशोरों में। और देख लें, आदर्शवादी भी होते हैं किशोर, श्रेष्ठ भी होते हैं किशोर,
समायोजन नहीं, इनमें समायोजन नहीं पाया जाता, स्व पहचान होती है। तो ये बात तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। निरीक्षण बिल्कुल कर सकते हैं। विद्रोह की भावना भी प्रबल मात्रा में मिलती है। दोहराने की प्रवृत्ति नहीं, ये शैशवावस्था की पहचान है। दोहराने की रिपीटेशन जो करता है किशोर नहीं करता है, शैशवावस्था का बालक करता। दर्शन बिल्कुल। सुसमायोजन नहीं, इनका तो कुसमायोजन होता है। समाज सेवा की भावना होती है। तो ये बात भी क्या हो जाएगी, ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। तो बिल्कुल हमारी सही बात क्या आई कि सर्वोत्तम समूह जो होगा किशोर के लिए वो होगा तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। इस तरीके से ही आप देखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। खोखली मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन, समूह को महत्व। तो किशोर अवस्था की विशेषता, किशोर अवस्था में विद्रोह की भावना पाई जाती है। किशोरों की रुचियों में परिवर्तन होता है। कल तक कुछ पसंद करते थे और आज उनकी रुचियां भिन्न हो गई है, ये बात भी ठीक है। समूह, बिल्कुल समूह को, पीर ग्रुप, बिल्कुल समूह को भी महत्व देते हैं। लेकिन किशोर अवस्था में क्या पूछा है, विशेषता नहीं है। किशोर अवस्था की विशेषता ये नहीं है खोखली मित्रता, क्योंकि खोखली मित्रता पाई जाती है कौन सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बाल्य अवस्था में खोखली मित्रता पाई जाती है, बाल्य में खोखली। शैशवावस्था में क्षणिक, एक जो शिशु होगा शिशु से मिलेगा और जब अलग अलग हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को भूल जाएंगे। तो शैशवावस्था में क्षणिक मित्रता। और किशोर अवस्था में कौन सी, घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ मित्रता। तो आपको तीनों पता चल गया। शैशवावस्था में क्षणिक मित्रता, बाल्यावस्था में खोखली मित्रता और किशोर अवस्था में घनिष्ठ मित्रता। यहाँ पूछा कि किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, तो किशोर अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, खोखली मित्रता, क्योंकि खोखली मित्रता तो कौन सी अवस्था में होती है, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट, किस समूह में किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं? किशोर अवस्था से संबंधित विशेषताएं, ऐसा कौन सा समूह है जिसमें किशोर अवस्था से संबंधित सारी बातें सही है? दिवसोपन, दोस्तों का महत्व, विद्रोह की भावना, तर्क शक्ति, संग्रह प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखना, जिज्ञासा, कुसमायोजन, तनाव मुक्त, काम शक्ति, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारी या आज्ञाकारिता। कौन से में सारी बातें सही है? तो देखेंगे दिवास्वप्न, डे ड्रीम, बिल्कुल देखते हैं किशोर। दोस्तों का महत्व, घनिष्ठ मित्रता है, बिल्कुल दोस्तों का महत्व होता है। विद्रोह की भावना, बिल्कुल विद्रोह की भावना होती है इनमें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही है, लेकिन फिर भी और देख लेते हैं, कहीं पर हो सकता है कोई और हो। ये है तर्क, तर्क शक्ति बिल्कुल होती है। संग्रह प्रवृत्ति नहीं होती है, बाल्यावस्था में होती है संग्रह प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखना शैशवावस्था में होता है। तो ये दो एक ही सही बात है यहाँ पर। तो जिज्ञासा होती है बिल्कुल, कुसमायोजन होता है बिल्कुल, तनाव मुक्त नहीं, ये तो तनाव से युक्त होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, तो ये बात गलत हो गई यहाँ पर। काम शक्ति बिल्कुल होती है, सहनशीलता नहीं होती है, सहनशीलता। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी भी बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पर भी ये बात गलत हो गई, ये बात ये सही है। तो मुझे लगता है कि क्या इसमें सारी ही बातें सही है। डे ड्रीम भी होता है, दोस्तों का महत्व भी होता है और विद्रोह की भावना भी होती है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द। कंप्लीटली आपकी एडोलसेंस को केवल और केवल एक शब्द यानी वन वर्ड जिसको बोलते हैं ना, एक वर्ड में एक्सप्लेन करना हो। मैं आपको कहूँ कि कंप्लीट एडोलसेंस को, कंप्लीट किशोर अवस्था को केवल और केवल आप एक शब्द में बता दीजिए, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि ये किशोर अवस्था है। बहुत सारी बातें नहीं बोलनी।
विकास, परिवर्तन, समायोजन, स्थिरता। इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो कि कंप्लीट किशोर अवस्था को एक्सप्लेन कर देगा, व्यक्त कर देगा। कौन सा? एक शब्द है परिवर्तन, या फिर आप एक शब्द और आ सकता है कंप्लीट को एक्सप्लेन करने के लिए, परिपक्वता, मैच्योरिटी। क्योंकि किशोर अवस्था में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं या सर्वाधिक परिपक्वता आ जाती है, इसलिए इसे चहुमुखी विकास की अवस्था कहा जाता है। जितने भी परिवर्तन होने होते हैं वो कौन सी अवस्था में आते हैं? किशोर अवस्था में। जितने भी हमारी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विकास में परिपक्वता आनी होती है या परिवर्तन आने होते हैं वो कौन सी अवस्था में आ जाते हैं? किशोर अवस्था में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? परिवर्तन। तो इतना कहकर मैं अभी रुकने वाली नहीं हूँ, इससे संबंधित एक प्रश्न और बन जाता है। क्या? अगर एग्जामिनर आपसे ऐसा पूछ ले कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, और खुद ही लिख देंगे क्या? परिवर्तन या परिपक्वता। और आपसे पूछेंगे यह परिभाषा बन जाएगी, यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि परिवर्तन और परिपक्वता की बात कहने वाले कौन हैं? बिग बॉस। बड़े लोग होते हैं ना, बड़े ही तो बताते हैं कि ये सारे परिवर्तन। तो बिग जो हैट पहने हुए हैं, है ना, तो क्या कहेंगे? बिग व हंट। समझ गए? तो इस बात को कहने वाले कौन है? बिग व हंट। नेक्स्ट, किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने बताया था ना, अभी पहले आया था, फ्रायड ने किशोर अवस्था की इस विशेषता को क्या कहा? हीरो नायक पूजा। हीरो नायक को आप पढ़ चुके हो। यहाँ तो क्या, किसी को अपना आइडियल बनाया जाता है। आत्ममोह, समूह प्रवृत्ति, लैंगिक प्रेरण। देखो, अपने आप से को थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस, थोड़ी सी मैच्योरिटी लगा ले। अपने आप से अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप से क्या करते हैं? मोह। तो आत्म मोह, या फिर हमने क्या बोला इसे? स्वप्रेम। और फ्रायड ने इसे क्या कहा? फ्रायड ने इसे कहा नार्सिसिज्म। तो आपको याद रखिए कि मैम अभी तो आप बता रहे थे कि शैशवावस्था में, हाँ, शैशवावस्था में भी नार्सिसिज्म होता है और किशोर अवस्था में भी नार्सिसिज्म होता है। और अगर यहाँ तो केवल इतना ही पूछा है कि ये क्या है, तो ये नार्सिसिज्म है, स्वयं हो है। लेकिन अगर ये पूछ लेते फ्रायड ने किशोर अवस्था की इस विशेषता को क्या कहा, तो इसे तो आत्मोह या स्वप्रेम। लेकिन अगर सवाल ये होता कि ये बात कौन सी अवस्था में सर्वाधिक देखने को मिलती है, और दोनों ऑप्शन होते शैशवावस्था और किशोर अवस्था, तो हमारा राइट आंसर होता शैशवावस्था नहीं ऑप्शन में होता तो किशोर अवस्था, क्योंकि यहाँ बात ही किशोर अवस्था के लिए बोली है। लेकिन प्राथमिकता हमें कौन सी अवस्था को देनी है? शैशवावस्था यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए हमारी कौन सी, इन्होंने बता दिया किशोर अवस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्ममोह या स्वप्रेम। इसे क्या कहेंगे? आत्ममोह या स्वप्रेम। बहुत सारे प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, सारे प्रश्न सेकंड सेशन में करवाऊंगी। अभी केवल 30 प्रश्न करवाऊंगी मैं आपको, और आप के रेस्पॉन्स, आपका फीडबैक मुझे बताएगा कि मुझे अगले 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है टोटल यहाँ पर, अगले 30 क्वेश्चन और मैं करवाऊँ या नहीं, ये आप मुझे बताएंगे, फीडबैक देंगे कैसा लगा आपको ये सेशन, तब मैं आपको करवाऊँगी। अभी मैं केवल और केवल 30 क्वेश्चन तक ही करवाऊँगी। देखेंगे, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है? रोस का, कॉल्सनिक का, वैलेंटाइन का, बिग व हंट का? किसका कथन है? नहीं समझ में आया? देखिए, किशोर प्रौढ़ों को, जो किशोर होते हैं वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझता है? बाधा। ऐसे समझता है जैसे हमारे देश में जो घुसपैठिए है ना, आतंकवादी, वो घुस जाते हैं। जब हमारे सैनिक उन्हें रोकते हैं
तो हमारे सैनिक उन्हें बाधा नजर आते हैं। जैसे किशोरों को जो प्रौढ़ लोग रोकते हैं ना कुछ भी गलत काम करने से, तो उनको प्रौढ़ लोग बाधा दिखते हैं। ठीक ऐसे ही जब हमारे देश में जैसे घुसपैठिए घुसते हैं तो हमारे सैनिक उन्हें क्या करते हैं, रोकते हैं, तो हमारे सैनिक उनको क्या नजर आते हैं, बाधा नजर आते हैं। जैसे उनके लक्ष्य की प्राप्ति से रोकते हैं कौन, सैनिक। आ गया उत्तर, कौल सैनिक। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, कौल सैनिक। लास्ट क्वेश्चन, अभी इस वाले सेशन का लास्ट क्वेश्चन। किशोर अवस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार हो जाता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किशोर अवस्था में शरीर के कुल भार का मांसपेशियों का भार कितना हो जाता है। तो मांसपेशियों का भार हो जाता है 45%। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि शैशवावस्था में ये भार होता है 23%। बाल्यावस्था में ये भार होता है 27%। कहीं कहीं पर आपको 33 भी मिल सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि 27%। अगर 27 ऑप्शन में नहीं हो तो 33 हो सकता है, लेकिन कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था में। और किशोर अवस्था में ये भार होता है कितना, 45%, सामान्यतः 44-45%। तो यहाँ तक मैंने 30 क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, नेक्स्ट सेशन करवाऊँ नहीं करवाऊँ, या इससे संबंधित आपको और कौन सी सीरीज़ लेनी है वो भी आप मुझे बताएंगे। आप जब तक नहीं बताएंगे बेटा, मैं बाबा बागेश्वर तो हूँ नहीं जो मेरे अंदर पता चल जाएगा, खुद से अंदर आ जाएगा। आप लोगों के फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे पता चलता है कि आपको ये अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन तो लेकर आऊँगी ही, साथ ही और आप कौन सा टॉपिक और जानना चाह रहे हैं। अभी परीक्षा के हमारे कुछ दिन बच रहे हैं, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि कंप्लीट साइकोलॉजी आप ऐसे प्रश्नों के माध्यम से जान लें। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स बच्चों आपको, और आपकी परीक्षा के लिए एक ही आशीर्वाद है, विजयी भव।